Good morning, students. Today we are going to study about melting and melting points, गलन तथा गलनांक. मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, गलन या पिघलना तथा गलनांक, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है. अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. उसमें थोड़ा सा परिचय कराया गया था सभी रिएक्शंस के बारे में, सभी क्रियाओं के बारे में. अब हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल करेंगे. आप देखते हैं कि फ्रीज में बर्फ़ को रख दीजिए तो बर्फ़ फ्रीज में कई घंटे तक पड़ी रहती है. उसी बर्फ़ को आप बाहर निकाल के रख दीजिए, आप देखेंगे कुछ देर बाद वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल करके द्रव में परिवर्तित या जल में परिवर्तित होने लगती है. बर्फ़ द्रव्य की ठोस अवस्था है और जल द्रव्य की द्रव अवस्था है. इस प्रकार ठोस के द्रव में परिवर्तन होने की क्रिया को गलन या पिघलना कहते हैं, या वह क्रिया जिसमें द्रव्य की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है उसे गलन या पिघलना कहते हैं. अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? यह एक निश्चित दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसे उसका गलनांक कहते हैं. मीन्स वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसे उसका गलनांक कहते हैं. बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अब ये मैंने आपको बताया कि बर्फ़ को फ्रीज में आप रख दीजिए तो वैसे ही 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा पड़ा रहेगा बर्फ़ की अवस्था में. लेकिन उसको आप बाहर रख दीजिए. एक वायुमंडलीय दाब क्यों कहा जा रहा है? मीन्स यह वातावरण जो दाब डालता है उसे हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं. इस दाब पर आप बर्फ़ को बाहर रख दीजिए तो धीरे धीरे करके वो पिघलने लगता है. जितने सरफेस का उसके ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर होता है वो धीरे धीरे बर्फ़ अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है. इस प्रकार वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसे गलनांक कहते हैं. अब हम लोग रीजन ऑफ मेल्टिंग या काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेस पर मेल्टिंग की विशेषता पढ़ेंगे. जैसे कोई सॉलिड होता है इस तरह से, आपको बताया गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में कि सॉलिड के बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है और इनके बीच लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे ये सॉलिड अवस्था में बने होते हैं और इनके अणुओं में या इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है, जिससे ये गति कम करते हैं और ये सॉलिड स्टेट में बन जाते हैं. जैसे जैसे हम लोग इसको एनर्जी देंगे, इसके अणुओं के बीच जो
इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मीन्स इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल कमज़ोर होगा और धीरे धीरे इनके बीच दूरी बढ़ेगी, मीन्स अंतरा अणुक आकर्षण बल कमज़ोर होने से अंतरा अणुक आकर्षण, अंतरा अणुक अवकाश बढ़ेगा और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे ये अणु गति करेंगे, इधर उधर मूवमेंट करेंगे। ये बॉन्ड जो बने हुए हैं ये टूट जाएंगे और ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं के बीच इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है और अंतरा अणु का स्थान बढ़ता है, जिससे अणु दूर दूर हो जाते हैं और गति करने लगते हैं, जिससे ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाती है।